नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर। अगर आप लोगों ने कानूनी प्रावधान अगर डिटेल से नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल के द्वारा 20 डेज का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें सभी कानूनों की विस्तार से जानकारी दी गई है, सभी चीज़ें अच्छे से कवर की गई है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज उससे संबंधित एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस तिथि से संपूर्ण भारत में लागू है? कौन से अधिनियम की बात कर रहे हैं यहाँ? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो ये भारत में कब से लागू है? 13 सितंबर 2005, 26 अक्टूबर 2006, 25 जनवरी 2006, 31 दिसंबर 2006। तो ये अधिनियम लागू है 26 अक्टूबर 2006 को। कब लागू है? 26 अक्टूबर 2006 को। अब कुछ लोग बोलेंगे मैडम अधिनियम 2005 का है, लागू 2006 में कैसे? तो हो जाता है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई भी अधिनियम पारित होता है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के बाद वो हस्ताक्षर कर देते हैं। तो जरूरी नहीं कि जिस दिन हस्ताक्षर कर दिए उसी दिन क्या हो जाएगा, पूरे भारत में लागू हो जाएगा। लागू अलग होता है, ठीक है, जब राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है तब वो लागू होता है। तो वो हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। तो ये डेट आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को क्लीन नहीं दिख रहा होगा तो अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लेना, फिर वहां से दिख जाएगा। ठीक है, 360p में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के कौन सी धारा में टोन्ही को परिभाषित किया गया है? तो एक अधिनियम है छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। इसमें किसको किसको परिभाषित किया गया है? तो मैंने हमेशा बोला है कि जो परिभाषा रहता है वो हमारे हेडिंग के अनुसार ही रहता है। जैसे कि टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम है तो टोन्ही का परिभाषा होगा, पहचानकर्ता का परिभाषा होगा, ओझा का परिभाषा होगा। वैसे ही बाल विवाह प्रतिषेध में बालक कौन है उसकी परिभाषा होगी, बाल विवाह क्या है उसके परिभाषा होगी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकार क्या है उसकी परिभाषा होगी। तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि टोन्ही का परिभाषा किसमें दिया है? तो अधिकतर अधिनियम के धारा 2 में परिभाषा दिया रहता है। तो इसका भी क्या आएगा? धारा 2 आ जाएगा। ठीक है, एक में क्या रहता है? एक में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू रहता है, और धारा 2 में क्या रहता है? परिभाषा रहता है। और परिभाषा भी कैसे? उस हेडिंग से रिलेटेड। तो टोन्ही का परिभाषा किसमें दिया है? धारा 2 में। और धारा 2 का भी अगर मतलब डिटेल पूछे तो धारा 2 में। तीसरा दिया है, घरेलू हिंसा की परिभाषा में कितने प्रकार की हिंसा को परिभाषित किया गया है? किसमें? घरेलू हिंसा में परिभाषा को परिभाषित, शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा, आर्थिक हिंसा। तो जो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 है उसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दी है। किसमें? तो ये बस थोड़ा अपवाद वाला है। घरेलू हिंसा की परिभाषा दिया है धारा 3 में, है ना। और इसको घरेलू हिंसा को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है शारीरिक हिंसा। अगर शारीरिक रूप से उत्पीड़ित करे, जैसे कि मारना, पीटना, धक्का मुक्की करना, थप्पड़ लगाना, तो ये किस में आ जाएगा? ये शारीरिक हिंसा में आ जाएगा। लैंगिक हिंसा में क्या आएगा? अगर उनका किसी भी रूप से लैंगिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है तो वो किस में आएगा? लैंगिक हिंसा में आएगा। मौखिक हिंसा, जरूरी नहीं कि सिर्फ जब शारीरिक हिंसा दिया जाए तो ही क्या वो घरेलू हिंसा होगा। अगर कोई मानसिक हिंसा भी देता है, जैसे कि ताना मारना या फिर गाली गलौज करना या फिर बेटे ना होने पर उसको सुनाना, ये सब किस में आएगा? तो ये मौखिक हिंसा में आ जाएगा। और आर्थिक हिंसा, ये क्या है? कि उसको काम पर जाने से रोकना, उसके खाना और कपड़ों के सुविधा से वंचित करना, ये किस में आ जाएगा? आर्थिक हिंसा। तो ये चारों, 1 2 3 4, ये चारों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा में। ओके, चौथा प्रश्न है,
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत बाल विवाह शून्यकरण माना जाएगा? अब इसमें कौन सा अधिनियम आ रहा है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है बाल विवाह का शून्यकरण हो जाना, तो ये दिया है धारा 3 में। किसमें दिया है? धारा 3 में। अब ये शून्यकरण होता क्या है? तो जैसे जब बच्चे रहते हैं शादी करवा दिए, लेकिन जब वो लोग बड़े हो गए, जागरूक हो गए, उनको पता चल गया कि बाल विवाह क्या था, एक कानूनी अपराध है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? विवाह को शून्य करने चाहते हैं, मतलब कि शादी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो लोग अपने अपने जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो वही शून्य होना धारा 3 में दिया है। लेकिन कैसे? इसके लिए कहीं ना कहीं तो आवेदन करना पड़ेगा। तो कहाँ आवेदन करेंगे हम? जिला न्यायालय में आवेदन करेंगे। कहाँ आवेदन करेंगे? जिला न्यायालय में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब वो वयस्क हो जाएंगे ना। बच्चे थे तो शादी करवा दिए, लेकिन जब वो वयस्क हो गए उसके बाद शून्यकरण करने के लिए जिला न्यायालय में वो लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अवयस्क है तो उनके माता पिता या कोई भी संरक्षक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से, किसका माध्यम? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से जिला न्यायालय को आवेदन कर सकते हैं। जब वो लोग वयस्क रहेंगे और स्वयं आवेदन करेंगे तो उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब उसके माता पिता आवेदन कर रहे हैं तो फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी माध्यम रहेगा। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है 20 वर्ष। ऑप्शन डी में साइड में लिख रही हूँ 20 वर्ष। हाल ही में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करने का बिल केंद्र सरकार द्वारा पारित किया है। इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं के शादी के लिए न्यूनतम आयु होगी। तो देखो, शादी के लिए न्यूनतम आयु लड़कों के लिए क्या था? 21 वर्ष, और लड़कियों के लिए क्या था? 18 वर्ष। लेकिन हमारे केंद्र सरकार ने ऐसा अधिनियम अभी पारित किया है, उसके बाद से लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? शादी की 21 वर्ष, मतलब लड़कों का भी 21 वर्ष और लड़कियों का भी 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष से पहले अगर शादी करेगी किसी भी लड़की या फिर उसके घर वाले लोग जब उसका शादी करवा देंगे तो बाल विवाह के अंतर्गत माना जाएगा। जो कोई किसी व्यक्ति की किसी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है वह कठोर कारावास जिसकी अवधि दंडित किया जाएगा। तो जो टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम है तो उसमें अलग अलग प्रकार से दंड का प्रावधान है। कैसे? जो पहचान करता है उसके लिए अलग दंड, जो ठीक करने का दावा करते हैं, मतलब जैसे ओझा बैगा लोग रहते हैं, वो लोग अगर ठीक करने का दावा करते हैं तो उसके लिए अलग प्रकार का दंड है। जो स्वयं ये दावा करती है कि हाँ मैं टोनी हूँ ऐसा करके, तो उसके लिए अलग दंड का प्रावधान है। और इसमें क्या पूछा है? जो टोनी के रूप में पहचान करते हैं, मतलब पहचान करता, मान लेते हैं अगर कोई किसी को इंडिकेट कर रहा है कि वो अपने काले जादू के माध्यम से किसी का नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर पशु हो या फिर समाज का कोई और भी हिस्सा हो, अगर वो ऐसा इंडिकेट करे कि वो ऐसा कर सकती है, मतलब क्या है? वो पहचान करता है, वो टोनी के रूप में किसी का पहचान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी सजा है कि क्या सजा है? 3 वर्ष कारावास और जुर्माना। 3 वर्ष कारावास और जुर्माना। लेकिन पहचान तो कर लिए, उसके लिए 3 साल का सजा भी दे दिए, लेकिन पहचान करने के बाद अगर उसका उत्पीड़न हो रहा है, मतलब जैसे कि उसके साथ मारपीट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है या फिर और किसी भी प्रकार का उसको प्रताड़ना दिया जा रहा है, तो उसके लिए अलग सजा है। उसके लिए क्या सजा है? 5 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। यहाँ कठोर कारावास याद रख लेना, यहाँ साधारण कारावास नहीं दिया जाता, कठोर कारावास दिया जाता है, ठीक है। और अगर कोई बैगा या ओझा है, अगर वो दावा करता है कि नहीं मैं उसके द्वारा किया गया काला जादू या फिर जो भी अंधविश्वास है, ठीक, तो उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, उसको मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी सजा है। वो भी किसका भागीदारी होता है? 5 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने का भागीदारी होता है उत्पीड़न करने पर, और ओझा लोगों को 5 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई दावा करे कि नहीं मैं अपने काले शक्ति से किसी का नुकसान कर सकती हूँ, मतलब वो दावा करे कि वो टोनी है, तो उसके लिए सजा है 1 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। तो ये 4 चीजों को याद रखना, पहचान के लिए 3, उत्पीड़न के लिए और ओझा के लिए 5 वर्ष, और जो सब स्वयं दावा करेगी तो 1 वर्ष। यहाँ पूछा था पहचान करता, इसीलिए हम लोग क्या लिए? 3 वर्ष कारावास और जुर्माना, ऑप्शन बी। ओके, 7वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में अपराध का स्वरूप कैसा है?
कैसा है अपराध का स्वरूप? असंज्ञेय और गैर जमानती है, संज्ञेय व गैर जमानती, असंज्ञेय व जमानती, ठीक है, या संज्ञेय और जमानती। तो जो संज्ञेय मतलब होता क्या है? संज्ञेय का क्या मतलब होता है? मतलब इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी। जैसे मूवी लोग में हम लोग देखते हैं ना, अगर किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो वो पहले पूछता है कि पहले वारंट दिखाओ मेरे को गिरफ्तार करने का। लेकिन अगर कोई इसके तहत अपराधी है, अपराधी मैंने बताया पहचान करता हो सकता है, खुद टोनी हो सकती है, या ओझा हो सकता है, ठीक है, या प्रताड़ित करने वाले लोग हो सकते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार के सजा का प्रावधान है। तो जब उनको गिरफ्तार करने जाएंगे तो वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो मामला क्या है? संज्ञेय है। और गैर जमानती भी है। गैर जमानती मतलब इस पर अगर गिरफ्तारी हो गई तो उसमें बेल नहीं मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, पैसा दे के वकील करके बेल करवा लेते हैं और छूट जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? बेल नहीं होगा। मतलब ये अपराध कैसा? संज्ञेय और गैर जमानती है। गैर जमानती को ध्यान से देख के आंसर आप लोग टिक करना, ओके। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की स्थिति से संपूर्ण भारत में लागू है। 1 अप्रैल 1961, 1 मई 1961, या फिर 1 जुलाई 1961, या 1 जून 1961? कौन सा अधिनियम आ गया अब? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो ये संपूर्ण भारत में लागू है। कब से लागू है? 1 जुलाई 1961 को ये लागू वाला तिथि है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित कब किया गया था, तो वो किया गया था 20 मई 1961 को। ये वाला डेट आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 1 जुलाई 1961 वाला डेट आप सभी को याद होना चाहिए। दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित होगी? ठीक है, मान लेते हैं शादी हो गया, लेकिन अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है कब? उसके शादी के 7 वर्ष के भीतर। मतलब जैसे कि 7-8 साल हो गया तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन जैसे 6 साल में उसकी मृत्यु हो गई, शादी हुआ था 6 साल बाद स्त्री की मृत्यु होगी, तो ये तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में बताया गया कि जो भी संपत्ति दिया जाएगा उसको, या कोई उपहार दिया जाएगा, तो वो किसके नाम पर होगा? वो महिला के नाम पर होगा। लेकिन जब वो उसका मृत्यु हो जाता है तो प्रॉपर्टी किसी ना किसी के नाम में तो करेंगे। तो वही पूछा है, माता पिता को जाएगा उसका संपत्ति, या फिर यदि संतान है तो उसे एवं भी दोनों को, या फिर पति को। तो वो जाता है, अगर स्त्री का अगर कोई बच्चा है तो उसके संपत्ति का वारिस कौन होगा? उसका बच्चा। लेकिन अगर बच्चा नहीं है तो वापस उसके माता पिता को दे देते, मतलब ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, या महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट, या कोई भी मजिस्ट्रेट। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम अब अधिनियम है, इसके तहत अपराध दर्ज होगा तो कहीं ना कहीं तो उसका विचारण होगा। तो वो कहाँ जाएगा? उसको कौन संज्ञान मिलेगा? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। ध्यान रखना इस बात को, कौन करेगा? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट। वही इसको संज्ञान में लेकर उस पर विचारण कर सकते हैं और आगे कार्यवाही के लिए आदेश दे सकते हैं। अब देखो फिर से आ गई ये टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो इसको आप लोग विस्तार से पढ़िए। हमारे क्रैश कोर्स में ये वीडियो डल चुके हैं, ठीक है। टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के किस धारा में ओझा को परिभाषित किया है? तो मैंने तो पहले ही बता दिया था परिभाषा में किसका किसका परिभाषा है। पहचानकर्ता का परिभाषा है, टोनी का परिभाषा है, ओझा का परिभाषा है। तो ओझा का परिभाषा दिया है धारा 2-3 में। और ओझा का परिभाषा क्या बोलता है? ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो ये दावा करता है, ठीक है, जो किसी अन्य के द्वारा किए गए काला जादू को या फिर अन्य किसी प्रकार के नुकसान को ठीक कर सकता है, या फिर किसी व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा अगर कोई दावा करता है तो वो क्या कहलाएगा? ओझा कहलाएगा। स्थानीय भाषा में सभी को पता है बैगा, ठीक है, बैगा करके याद रख लेना, वो जल्दी ही याद हो जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कहाँ लागू नहीं है? कहाँ लागू नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो बाकी हम लोग अधिनियम में पढ़ते हैं कि वो संपूर्ण भारत में लागू है। ये बोल रहा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कहाँ लागू नहीं है? कर्नाटक, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर या माहे। तो ये कहाँ लागू नहीं है? पांडिचेरी में। कैसे? देखो पांडिचेरी में फ्रांसीसी लोग बसे हुए थे,
ब्रिटिश काल से फ्रांसीसी लोग बसे हुए थे। बाद में वो लोग छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कुछ पीढ़ी क्या है, वहां भी निवासरत है, तो उन पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू नहीं होता। तो ध्यान रखना इस बात को, कहाँ लागू नहीं होता, पांडिचेरी में लागू नहीं होता। 13वां प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 कुछ व्यवसाय और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे न्यूनतम से दंडित किया जाएगा, जो कारावास तक हो सकता है। अभी किसका बात कर रहे हैं, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की बात कर रहे हैं। इसके तहत क्या कहा जाता है कि बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, ठीक है। और ऐसा कुछ लिस्ट दे दिया है धारा 3 में, अनुसूची 1 में लिस्ट दिया है कि कहाँ कौन कौन से कार्य में बालकों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि कहीं पर काम करते हैं, जैसे टीवी सीरियल में बच्चों का किरदार होता है, तो उसमें तो बच्चे काम करते हैं, तो वो अनुसूची 1 में दिया नहीं है, इसीलिए वहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हो गया कारखाने हो गए, फैक्ट्री हो गए, पटाखे बनाने के कारखाने हो गए, वहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ बच्चे लोगों से काम नहीं करवा सकते। और जो धारा 3 कुछ व्यवसाय और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, ठीक है, उल्लंघन कर रहे हैं, उसको काम में रख रहे हैं, तो उसको कैसे कारावास होगा, 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। कब से कब तक का, 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास उसको हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम न्यायालय को प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। ये जब 2021 में महिला परीक्षा का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ प्रश्न है। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बताया गया। इसके धारा 25 में, किसमें, धारा 25 में किसका वर्णन है, तो बालक न्यायालय का वर्णन है। बालक न्यायालय का वर्णन अगर पूछे तो धारा 25 लगाना। अब इसका गठन कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है, लेकिन किसकी सहमति से करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति से, राज्य सरकार की सहमति से, केंद्र सरकार की सहमति से। तो ये करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से, मतलब जो हमारा हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस होंगे उसकी सहमति से ही किसका स्थापना होगा, बालक न्यायालय का। और कहाँ होगा, प्रत्येक जिले में होगा। कहाँ होगा, प्रत्येक जिले में। जो सेशन न्यायालय रहते हैं उसी को क्या बना दिया जाता है, बालक न्यायालय बना दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि इसका स्थापना प्रत्येक जिले में होता है और बालक न्यायालय का वर्णन धारा 25 में है। 15वां प्रश्न है, अगर कोई मालिक किसी बाल मजदूर को काम पर रखता है तो उसे यह जानकारी कितने दिनों के भीतर निरीक्षक को देनी पड़ेगी। ऑप्शन डी में यहाँ लिख रही हूँ 30 दिन। अब देखो, मैंने बताया ना, कुछ कुछ काम में रख सकते हैं बच्चों को, जिसका वर्णन अनुसूची 1 में नहीं है, जिस काम का, वहां पर बच्चों को काम पर रख सकते हैं, लेकिन उसकी सूचना देनी पड़ती है। किसको, तो निरीक्षक को। किसको सूचना देनी पड़ती है, मालिक को, निरीक्षक को सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। मालिक किसको सूचना देगा, निरीक्षक को। लेकिन कितने दिन के भीतर, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन, तो वो देगा 30 दिन के भीतर निरीक्षक को सभी प्रकार की सूचना देगा। सूचना मतलब क्या है, उसका नाम, पता, गांव, उम्र, ठीक है, ये सभी निरीक्षक को प्रोवाइड करेगा, इसका डिटेल। नहीं करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। अच्छा, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि संविधान के किस आर्टिकल में बाल मजदूरी प्रतिषेध मतलब दिया गया है, ठीक है, बाल मजदूरी प्रतिषेध किस आर्टिकल में बताया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 16वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है। अब शारीरिक दुर्व्यवहार क्या है, जीवन या शारीरिक अंग को खतरा या स्वास्थ्य को खतरा, शारीरिक पीड़ा व हानि, प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल, या उपरोक्त सभी। तो शारीरिक दुर्व्यवहार मैंने बता दिया था कि जो शारीरिक रूप से जो यातना दिया जाता है उसी को शारीरिक दुर्व्यवहार बोलेंगे, जिससे क्या होगा, उसके जीवन और शारीरिक अंग को खतरा होगा, स्वास्थ्य को खतरा होगा। अगर मारपीट कर रहे हैं तो उसके शारीरिक अंग को खतरा हो रहा है, उसके जीवन को भी खतरा हो रहा है, हो सकता है मारपीट में उसकी मृत्यु भी हो जाए, ठीक है। शारीरिक पीड़ा और हानि तो होगी ही उसमें। प्रहार करना या आपराधिक भय, आपराधिक बल क्या हो जाएगा, शारीरिक दुर्व्यवहार में आएगा। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है 17वां, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध विनिमयन अधिनियम 1986 नियमों के उपबंध निम्न अधिनियम के उपबंध के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये लागू होगा? कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1951 या उपरोक्त सभी। तो ये आएगा, लागू होगा उपरोक्त सभी में, मतलब कारखाना अधिनियम 1948 में, बागान अधिनियम 1951 में और खान अधिनियम 1951 में। आगे बढ़ते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या? विशिष्ट लोक अभियोजक। विशिष्ट लोक अभियोजक, जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में पढ़े थे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, और ये संरक्षण वाला हम क्या पढ़ते हैं? विशिष्ट लोक अभियोजक, जो ये देखेगा कि बच्चों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, समुचित सरकार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका नियुक्ति करेगा राज्य सरकार। कौन करेगा इसका नियुक्ति? राज्य सरकार। समुचित सरकार कौन होता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, मतलब जहां राज्य की जरूरत है वहां राज्य, जहां केंद्र की जरूरत है वहां केंद्र, उसी को क्या बोलेंगे? समुचित सरकार। प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही महिला क्या कहलाती है? पीड़ित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति, घरेलू नातेदारी, या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा? प्रत्यर्थी द्वारा। तो प्रत्यर्थी कौन है ये तो हमें को पता होना चाहिए ना। तो जो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 है उसकी धारा 2 में परिभाषा दिया गया है। धारा 2 में परिभाषा दिया है। किसका परिभाषा दिया है? तो प्रत्यर्थी का परिभाषा दिया है। ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा करता है, जो उसके नातेदारी में है, ठीक है, या फिर उसके साथ साझे गृहस्थी में रहती है, तो उसके ऊपर अगर कोई घरेलू हिंसा करता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यर्थी। लेकिन जिसके ऊपर हिंसा हो रही है, क्या बोल रही हूँ मैं? जिसके ऊपर हिंसा हो रही है वो क्या कहलाएगी? पीड़ित, व्यथित व्यक्ति कहलाएगी। मतलब व्यथित, तो इसमें घरेलू हिंसा का शिकार महिला क्या कहलाएगी? व्यथित व्यक्ति कहलाएगी। पीड़ित व्यक्ति नाम नहीं आता, इसमें नाम आता है व्यथित महिला या व्यथित व्यक्ति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर परिभाषा पूछे तो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम के धारा 2 में। महिलाओं के, ऑप्शन डी में यहां लिख देती हूं, 9 दिसंबर 2013। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 कब से लागू है? तो एक अधिनियम है कार्यस्थल पर महिलाओं से लैंगिक उत्पीड़न का निवारण अधिनियम 2013। मतलब कि जैसे कुछ महिलाएं कामकाजी होती है, काम करने के लिए जाती है, तो अगर कार्यस्थल पर उनका लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो उसके निवारण के लिए ये वाला अधिनियम 2013 वाला अधिनियम आया है। लेकिन ये लागू कब से है? 22 अप्रैल 2013, 20 मार्च 2012, 8 जनवरी 2013 या 9 दिसंबर 2013। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 2013 से ये संपूर्ण भारत में क्या है? लागू है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में बालकों से कितने समय तक काम नहीं लिया जा सकता? ठीक है, अब जिसका वर्णन अनुसूची 1 में नहीं है तो उसमें तो काम करवा सकते हैं, उस काम में बच्चों से, लेकिन उनका एक टाइम होता है। ठीक है, कब से कब तक नहीं करवाना है। जैसे कि बड़े लोगों का होता है कि 8 बजे छुट्टी होता है रात को, कई लोग का 9 बजे छुट्टी होता है, कई लोग का सुबह 6 बजे से ड्यूटी लग जाता है या 5 बजे से लग जाता है। तो वैसी नहीं, बालकों के साथ वैसी नहीं होगा। उनका एक पर्टिकुलर टाइम है जिनमें उनको काम से छुट्टी देना पड़ेगा, या उससे पहले हम लोग काम नहीं करवा सकते। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, रात 6 बजे से सुबह 7 बजे तक, या रात 7 बजे से सुबह 8 बजे तक, रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? रात 7 बजे से सुबह 8 बजे तक। मतलब 7 बजे से पहले उनको छोड़ना है, ठीक है, और सुबह 8 बजे से पहले उसको नहीं बुला सकते। अगर किसी बच्चे से काम करा रहे तो उसको अगर बुलाना है तो सुबह 8 बजे के बाद ही बुलाओ और शाम को 7 बजे से पहले छुट्टी दे दो। ठीक है, तो इस बीच में क्या कर सकते हैं? उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। दहेज में क्या शामिल नहीं है? अब दहेज किस में बताया गया होगा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बताया होगा। दहेज की परिभाषा धारा 2 में दी है। ठीक है, विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार, विवाह के समय लड़की के घर वालों
से सामान मांगना, विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविदा या मेहर। तो क्या शामिल नहीं है बोल रहा है, क्या है शामिल है और नहीं में विशेष ध्यान देना। इसी से प्रश्न अधिकतर गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, तो जो मेहर है वो शामिल नहीं है। अब ये मेहर क्या है, तो जो शरीयत कानून होता है, मुसलमानों का जो विवाह वाला कानून रहता होगा, शरीयत कानून, उसके तहत जो मेहर दिया जाता है ना, उसको दहेज के अंतर्गत नहीं लिया जाता। किसको नहीं लिया जाता, मेहर को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां में क्या दिया है, देखो, लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 में परिवाद की जांच की धारा बताई गई है। धारा 10, धारा 11, धारा 12 या फिर धारा 13। तो ये बताया गया है धारा 13 में, धारा 11 में, ठीक है। कहाँ बताया गया है, धारा 11 में। किसकी, तो परिवाद की जांच धारा में बताई गई है। किसके तहत, तो जो लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम है, जो उन्होंने बताया ना कि अगर कार्यस्थल में किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसके निवारण के लिए, शिकायत के लिए क्या बनाया गया है, ये अधिनियम बनाया गया है 2013 वाला। तो जो परिवाद होगा उसकी जांच किस में, कौन सी धारा में बताई गई है, धारा 11 में। 11 से याद रख लेना, जांच। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम निषेध है। ये तो मैंने जो प्रश्न पूछा उसका आंसर अब मुझे ही देना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 20, 21, 22 या 24। तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि बाल श्रम क्या है, निषेध है हमारे संविधान के। तो इसका आंसर तो मैंने खुद दे दिया, ठीक है। जो लोग वीडियो पूरा देखेंगे उनको पता चल जाएगा, जो लोग आधा देख के छोड़ देंगे वही लोग कमेंट करेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो मानव बलात्श्रम है, ठीक है, मानव दुर्व्यापार है, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। मतलब मानवों से बंधुआ मजदूरी नहीं कराने वाला, ये कौन से आर्टिकल में दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कृत्य और कार्य किस धारा में वर्णित है। अब जो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 है, उसमें संरक्षण अधिकारी का क्या किया गया है, नियुक्ति किया गया है। नियुक्ति वाला धारा 8 में दिया है, ठीक है। नियुक्ति 8 में, नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करते हैं। अब उसका नियुक्ति हो गया तो उसके कुछ कार्य और कर्तव्य होंगे, तो वो कर्तव्य किस में दिया है, धारा 9 में दिया है। 8 में नियुक्ति, 9 में उसके कर्तव्य। और वो उसका काम क्या रहेगा, जो संरक्षण अधिकारी है वो काम क्या करेगा, जो घरेलू हिंसा हुआ रहेगा उसका रिपोर्ट तैयार करेगा और उसका एक कॉपी देगा मजिस्ट्रेट को और एक कॉपी देगा पुलिस अधिकारी को। इसके साथ ही जो भी व्यतीत महिला है उसको क्या करेगा, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। और ऐसे एनजीओ का सूची तैयार करेगा जो निःशुल्क विधिक सहायता, चिकित्सकीय सहायता, आश्रय ये सब प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही वो जो व्यथित महिला है उसको आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा। कौन, संरक्षण अधिकारी, यही उसके क्या है, कार्य है। ये दिया है 9 में। नियुक्ति पूछेगा तो 8 में है ना, राज्य सरकार करता है और ये एक लोक सेवक माना जाता है। और हो सके जहां तक संभव हो संरक्षण अधिकारी महिलाओं को ही बनाना चाहिए, मतलब महिला ही होने चाहिए। कैसे, क्योंकि एक महिला अपनी समस्या दूसरी महिला के सामने ही अच्छे से प्रस्तुत कर पाएगी, मतलब अच्छे से रख पाएगी, खुलकर बता पाएगी कि उसके साथ किस प्रकार का घरेलू हिंसा हुआ। मान लेते हैं कि अगर उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है तो वो किसी पुरुष संरक्षण अधिकारी को थोड़ी ना अच्छे से बता पाएगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा केस हुआ। वो किसी महिला को ही अच्छे से बता पाएगी ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा टाइप का अपराध हुआ है, ऐसे करके। इसीलिए संरक्षण अधिकारी महिला होना चाहिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत किया गया अपराध का स्वरूप है, वो वाला क्या देखे थे, टोनी प्रताड़ना वाला देखे थे। ये क्या है, संज्ञेय और अजमानती। ये भी क्या है, संज्ञेय और अजमानती। संज्ञेय का मैंने मतलब पहले ही बता दिया, बिना वारंट की गिरफ्तारी। अजमानती मतलब इसमें क्या होगा, बेल नहीं होगा। किसमें, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में। 27वां है, कार्यस्थल पर किसी महिला का लैंगिक उत्पीड़न होने पर वह कितनी अवधि के भीतर शिकायत कर सकती है। 6 माह, 3 माह, 9 माह या 1 माह। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 माह। इसका आंसर होगा 3 माह, ठीक है। अगर किसी कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो वो 3 माह की अवधि तक शिकायत कर सकती है, ठीक है। मतलब 90 दिन का समय होता है उसके पास कि वो अपना शिकायत दर्ज करा सके। अब आपके साथ अभी लैंगिक उत्पीड़न
हुआ है कार्यस्थल पर, अब आप जाके 5 साल बाद उसका शिकायत दर्ज करोगे तो वैलिड है क्या? नहीं। कितना महीने? 3 महीने तक उसके पास समय रहता है। ऑप्शन सी यहाँ लिख देती हूँ 13, ऑप्शन डी है 12। ठीक है। बाल और कुमार श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम के बच्चे को कितने खतरनाक कामों में कार्य करना जोखिम बताया है? 15, 14, 13 या 12? तो इसमें 13 कामों को खतरनाक काम बताया गया है। ठीक है, जिसमें बच्चों से हम लोग काम नहीं करवा सकते। 29वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम के अनुसार पीड़िता और संतान को किस धारा द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है? किसको किसको? पीड़िता और संतान को। पीड़िता से क्या तात्पर्य है? व्यथित। ठीक है, व्यथित व्यक्ति। और उसके संतान को धारा 19, धारा 15, धारा 18, 20। तो किसमें संरक्षण देंगे? धारा 19 में। किसमें? धारा 19 में। इसमें संरक्षण कैसे बोल दिया है? मतलब अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुआ है तो बाद में वो अलग रह रही है, तो वो अगर उसका बच्चा है तो वो बच्चे का कस्टडी अपना ले सकती है, मतलब बच्चे को अपने पास रख सकती है। ठीक है। इसके साथ ही जो प्रत्यार्थी है, प्रत्यार्थी मैंने क्या बताया? जो हिंसा करता है। ठीक है, जो हिंसा कर रहा है, प्रतिवादी जिस पर मुकदमा दायर है, ठीक, तो वो उस पर क्या रखते हैं? रोक लगा सकते हैं। कैसा रोक? बच्चे से मिलने पर रोक लगा सकते हैं। एक तो बच्चे को उसकी मम्मी के पास रख सकते हैं, इसके साथ ही जो प्रत्यार्थी है उसको उससे मिलने पर रोक लगा सकते हैं। धारा 19 ये कहता है। छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2005। अब अभी तक तो पढ़ रहे थे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, तो जो 1961 वाला है ना, वो केंद्र सरकार वाला है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम है। ये हमारे राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम है। ठीक है। अब इसके धारा 2 में किन्हें परिभाषित किया है? तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि धारा 2 क्या रहता है? परिभाषा से रिलेटेड होता है। तो सलाहकार बोर्ड, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो धारा 2 में इन सभी को परिभाषित किया गया है। सलाहकार बोर्ड क्या करेगा कि किस प्रकार से दहेज वाले समस्या को रोक सकते हैं, ठीक है, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, ऐसा सलाह देगा। और दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य क्या होगा कि वो अपने क्षेत्र में, जो उसका क्षेत्राधिकार होता है, वहाँ क्या करे? इस दहेज की समस्या को पर रोक लगाए। ठीक है। अगर कहीं दहेज का मामला चल रहा है तो उसका निपटारा ये करे, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों दंड के भागीदारी बनते हैं। ठीक है, लेने वाले भी और देने वाले भी। जरूरी नहीं कि जो सिर्फ ले रहा है वही अपराधी है, वो भी उतना ही अपराधी है जो दहेज देता है। लेने और देने के दोनों के लिए दंड दिया है धारा 3 में। ठीक है, कैसे? 5 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना न्यूनतम। अधिकतम कितना हो सकता है? दहेज की रकम तक। मान लेते हैं वो 10 लाख का दहेज लिया है तो उसके लिए 15,000 क्या मतलब, वो तो आराम से जुर्माना पटा देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, दहेज के रकम तक भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया उपरोक्त सभी। स्कूलों में चलाई जा रही मिड डे मील स्कीम किस नीति निर्देशक का प्रभाव है? किसका प्रभाव है? अनुच्छेद 46 का, अनुच्छेद 47 का, अनुच्छेद 48 का या फिर अनुच्छेद 42 का? कौन सा योजना? मिड डे मील। स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है ना, उसी का नाम क्या है? मिड डे मील। ये 1995 से चालू हुआ है और ये संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, जो राज्यों को निर्देशित किया जा सकता है कि आप ऐसा ऐसा काम कर सकते हो, ये बाध्यकारी नहीं है ना। नीति निर्देशक तत्व राज्य अपने अनुसार क्या कर सकता है, उसको लागू करवा सकता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो प्रदान किया जाता है मध्याह्न भोजन हर सरकारी स्कूलों में। ठीक है, तो वो कौन से का प्रभाव है? तो वो अनुच्छेद 47 का प्रभाव है। 47 क्या बोलता है? पोषाहार प्रदान करना। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है उसमें तो बच्चों को पोषाहार ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, गर्म पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है, तो पोषाहार प्रदान करना 47 के तहत है ये। 42 क्या बोलता है? प्रसूति सहायता और मातृत्व अवकाश वाला बोलता है, और काम के जगह पर मानवोचित दशा, ये 42 बोलता है। 46 क्या बोलता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अनुच्छेद 46 क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, जिसके द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई है, वह किस वर्ष आया? किसकी स्थापना बोल रहा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई, वह किस वर्ष आया?
कौन सा किस वर्ष है, अधिनियम किस वर्ष आया ये पूछ रहे हैं। वर्ष 2000, 2001, 2007, 2005। तो ये जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है ये आया है 2005 में, ठीक है, 2005 में आया है। ये सब प्रश्न ना आपके सिलेबस देखने से भी बन सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में तो पूरा नाम दिया रहता है, और जो कानूनी प्रावधान वाला टॉप मतलब सिलेबस में जो दिया है उसमें इसका पूरा नाम दिया है, ठीक है। ऑप्शन डी में यहाँ लिख रही हूँ, यूटी यूनियन टेरिटरी में लागू नहीं होगा, नहीं होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र की बात करिए किसकी, राष्ट्रीय वाली की, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर केंद्रीय सरकार जहां लागू करे सिर्फ वहां या यूनियन टेरिटरी में लागू नहीं होता। तो इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, संपूर्ण भारत में। वो जो भी अगर कुछ नियम बनाएगा तो वो संपूर्ण भारत में क्या होगा, लागू होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी महिला को टोन्ही के रूप में प्रताड़ित करने पर कितने वर्ष की सजा हो सकती है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, पहचान करे उसके लिए 3 वर्ष का कठोर कारावास, लेकिन पहचान करने के बाद अगर उसको प्रताड़ित करे, उसका उत्पीड़न करे तो उसके लिए 5 वर्ष का कठोर कारावास होता है, ठीक है। क्या, कठोर कारावास। अगर कोई ओझा ये दावा करे कि मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी 5 वर्ष का कठोर कारावास। लेकिन अगर वो जब दावा करे कि मैं स्वयं टोन्ही हूँ वगैरह वगैरह, तो उसके लिए 1 वर्ष का कठोर कारावास का प्रावधान है। इसका सही आंसर क्या होगा, 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कार्यस्थल पर कितनी से अधिक कर्मचारियों के कार्य करने पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। क्या नाम आ रहा है यहाँ, आंतरिक परिवाद समिति। अब इसका गठन कहाँ होता है, कार्यस्थल पर महिलाओं से लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के तहत इसका वर्णन है। किसमें, धारा 4 में। किसमें है इसका वर्णन, धारा 4 में। लेकिन इस समिति का गठन कब किया जाता है, जब कार्यस्थल में 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तो आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है, 10 से अधिक। लेकिन अगर 10 से कम हो तो स्थानीय परिवाद समिति, इसको आईसीसी बोलते हैं और स्थानीय वालों को एलसीसी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। 36वां है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय, संविधानेतर निकाय, सांविधिक निकाय या बी और सी दोनों। किसकी बात की जा रही है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ये क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। इसका सही आंसर आ जाएगा संविधानेतर निकाय, मतलब संविधान के उत्तर में, मतलब बाद में जो बना है ऐसा निकाय है ये। तो हाँ बिल्कुल सही है, इसीलिए संविधानेतर निकाय है। सांविधिक निकाय, बाद में इसको अधिनियम बना के इसका गठन किया, इसीलिए सांविधिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्यों नहीं लिए हम लोग, क्योंकि ये मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, इसीलिए हम लोग संवैधानिक निकाय नहीं लिए हैं। ओके, अब लास्ट समय बचा है तो इसीलिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाना चाहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज दिलाना चाहिए। थ्योरी तो बहुत पढ़ लिए, अब टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दिलाइए, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर गलती हो रही है, और गलतियां अभी कर सकते हैं, परीक्षा में फिर वो गलती करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है, थाना प्रभारी द्वारा, निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी द्वारा, पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी या किसी भी विवेचना अधिकारी के द्वारा। तो ये जो दहेज प्रतिशत का अगर कोई मामला आता है तो उसकी विवेचना कौन करेगा, पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, मतलब डीएसपी रैंक वाले, ठीक है। डीएसपी लोग इसका क्या कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, उससे नीचे वाले नहीं। छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, 10, 5, 8, 7, मतलब 2010, 5, 2008 या 7। किसकी बात की जा रही है, प्राधिकरण। कैसा प्राधिकरण, महिला सशक्ति प्राधिकरण। राज्य महिला आयोग सभी को पता होगा, इसका गठन हुआ था 24 मार्च 2001 को। ये तो राज्य महिला आयोग हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग हो गया। लेकिन ये छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण प्राधिकरण की बात की जा रही है तो इसका गठन हुआ था सितंबर 2010 में।
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला आयोग का वाला डेट आप लोग याद रख लेना, 24 मार्च 2001। और कमेंट बॉक्स में बताइए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। अच्छा, इसका आंसर तो इसी पहले ही बता दिया मैंने। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत, अधिनियम कौन सा है, 1995 वाला, इसके तहत महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो अभी बताया मैंने 24 मार्च 2001 को। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते इसके बारे में। राज्य छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे, कुल की बात कर रहे हैं, कुल मतलब कैसे, अध्यक्ष और सदस्य को मिलाकर, तो कुल कितने सदस्य होंगे, तो 7 सदस्य होंगे। कैसे, अध्यक्ष 1 होगा और सदस्य 6 होंगे, कुल कितने हो गए 7। यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है अध्यक्ष प्लस सदस्य, मतलब टोटल पूछ रहा है, इसीलिए क्या लिए हैं 7। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब लागू किया गया, 15 मार्च 2015, 15 जनवरी 2016, 31 दिसंबर 2015 या इनमें से कोई नहीं। तो ये कब लागू किया गया, 15 जनवरी 2016 को। अधिनियम भले 2015 वाला है लेकिन लागू कब हुआ, ये 2016 में। कितना 16, 15 जनवरी 2016 को। अनुच्छेद 21 का कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, 3 से 6 वर्ष, 3 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। तो ये प्रावधान करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए। कितने से कितने, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। वहीं धारा 45 क्या बोलता है, वो बोलता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये 6 से 14। इसको बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में। ये कहा है मौलिक अधिकार, भाग 3 में अनुच्छेद पूछेगा तो 21A में। किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन कौन करता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, समुचित सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन करता है राज्य सरकार। कौन करेगा इसका गठन, राज्य सरकार करेगा। ठीक है, 44वां प्रश्न है, किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2015 के धारा 27 के अनुसार राज्य सरकार कहाँ बाल कल्याण समितियों का गठन करती है, प्रत्येक अनुभाग में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक निगम में, ऑप्शन डी लिख रही हूँ यहाँ, प्रत्येक संभाग में। तो कहाँ करेगा, बाल समिति, बाल कल्याण समिति। ठीक है, किसके तहत, किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 27 के अनुसार बाल कल्याण समिति का गठन होगा प्रत्येक जिले में। कहाँ होगा, प्रत्येक जिले में। 2 व्यक्तियों के बीच अपने मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार को वैधानिक प्रावधान से निम्न में से क्या होगा। अगर कोई लोग अपने मर्जी से, मतलब दोनों की मर्जी है, एक पक्ष वर पक्ष वधु पक्ष दोनों की जब मर्जी है दहेज लेने देने के लिए, अगर उसके लिए कोई करार किया गया है, करार मतलब जैसे कि वो लोग बॉन्ड बनाए हैं समझ लो। ठीक है, करार का मतलब ले लेते हैं बॉन्ड। ठीक है, का वैधानिक प्रावधान निम्न में से क्या होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में वो शून्य हो जाएगी, पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के आलोक में शून्य होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, दहेज का मतलब सबसे पहले ये बताती हूँ, ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु, प्रतिभूति, ठीक है, जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात दिए जाते हैं उसको दहेज कहेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाए तब वो दहेज कहलाए। हो सकता है वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को भी कुछ दिया जा रहा है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, दहेज ही कहेंगे। लेकिन अगर वो लोग जैसे कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं ना कि पहले शादी मतलब रिश्ता जब देखने आए तो बोलते हैं कि 10 लाख आप लोग देंगे दहेज के रूप में तभी ये शादी हो पाएगा, और वो विवाह के समय दे देना आप लोग, नहीं तो हम लोग बारात वापस लेके चले जाएंगे। ऐसा वो लोग करार कर लिए। करार मतलब जैसे कोई भी दस्तावेज में साइन वाइन करा लिए या फिर जो भी, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट करवाते हैं उसमें साइन करवा लेते हैं, बाद में तो उसका वैल्यू तो रहता है। ऐसा साइन वाइन करवा लिए पूरा लिखवा के कि आप लोग 10 लाख देंगे तभी शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन वो धारा 5 के तहत, किसकी धारा,
दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत वो शून्य हो जाएगा, मतलब इस दस्तावेज का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है, वो शून्य माना जाएगा, यही बोलना चाह रहा है ये। शुरू में तो वो दोनों व्यक्तियों के बीच में अपनी मर्जी से दहेज के आदान प्रदान के लिए करार हुआ था, दोनों पक्ष तैयार थे, तभी तो दस्तावेज में साइन वाइन हुआ है ना, दस्तावेज बनाया गया है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ दहेज का मांग उसके माता पिता करे तो उसको सजा होगा, अगर कोई उसका नातेदार भी करता है दहेज के लिए मांग तो भी क्या हो सकता है, वो सजा का भागीदारी हो सकता है। मूवी में देखे हो ना आप लोग, शादी में जरूर है ना, मूवी में उसका लड़के का बाबू जो रहता है, मतलब उसका पिताश्री जो रहता है, वो तो कुछ नहीं बोलते रहता, वो तो ठीक है जैसा भी हो, शादी करना है बच्चे लोगों का, ऐसा टाइप वाला रहता है। लेकिन उसका मामा रहता है शायद, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इतने कम में कहाँ, 25 लाख देना पड़ेगा, फलाना ढेकाना, ऐसा टाइप का, तो वैसे ही बोलता है ना, तो वो भी क्या है, वो भी अपराधी की श्रेणी में आएगा। स्थानीय परिवाद समिति का गठन कहाँ किया जाता है, ऊपर वाले में क्या देखे थे, आंतरिक परिवाद समिति, ठीक है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का, ठीक है, निवारण अधिनियम 2013, उसके तहत आंतरिक परिवाद समिति देखे थे, धारा 4 के तहत। कब, जब 10 से अधिक कर्मचारी महिलाएं जब वहां काम कर रही थी तब आंतरिक परिवाद, लेकिन वहीं पर मैंने बताया कि जहां 10 से कम कर्मचारी हो वहां स्थानीय परिवाद समिति का गठन होता है धारा 6 के तहत। वो धारा 4 था, ये धारा 6 है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 18 अक्टूबर, 20 नवंबर, 5 जनवरी या 14 नवंबर। तो क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर, 14 नवंबर? नहीं, उस दिन तो हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, लेकिन ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस है। इसका सही आंसर होगा 20 नवंबर। 20 नवंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर को तो हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस की बात करी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संरचना किस प्रकार होगी, तो इसमें सदस्यों की संरचना क्या होगी, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, टोटल 7। राज्य वाले में भी देखे थे, उसमें भी 7 था, मतलब एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, इसमें भी वही है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी किस धारा में की जाएगी, धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 10। किसका, विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी किस धारा के अंतर्गत की जाती है, बालक, और ये किस में आएगा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत। तो गिरफ्तारी होता है इसका धारा 10 के तहत, ठीक है। अगर बालक कोई विधि का उल्लंघन करता है, ठीक है, ये कोई अपराध करता है तो उसकी गिरफ्तारी धारा 10 के अंतर्गत। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, किस अनुच्छेद के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है, राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, तो ये अनुच्छेद 15 के तहत, किसके तहत, 15 के तहत। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, लिंग, जन्म स्थान, जाति, ठीक है, धर्म आदि के मतलब आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य, राज्य से क्या मतलब, ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, ऐसा नहीं, राज्य मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय, ग्रामीण, ठीक है, ये सभी किस में आ जाएंगे, विधानसभा, विधानमंडल, सभी मतलब कुल मिलाकर राज्य, तो वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि का समान रूप से संरक्षण। 16 क्या बोलता है, लोक अभियोजन में समानता, और 17 अस्पृश्यता का अंत। तो ये रहा आज का 50 क्वेश्चन, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान पर था। अगर आप लोगों ने इसका विस्तार वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग विस्तार वाला एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।